हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इंडो चाइना में राष्ट्रवाद का तीसरा और अंतिम भाग लेकर के आई हूँ। इसके पहले आपने देखा कि किस तरह वियतनाम को जापानियों से मुक्त करा करके 1945 ईस्वी में गणराज्य की स्थापना हुई थी। गणराज्य जब नया नया बना था तो इसमें चुनौतियां फिर भी विद्यमान थी। चुनौतियों के रूप में फ्रांसीसी जो थे वो क्या करते थे, बाओदाई उसको दक्षिणी भाग में जहाँ फ्रांसीसियों का अधिकार था वहाँ एक पपेट रूलर या कठपुतली शासक के रूप में स्थापित किया हुआ था, और उत्तरी भाग में किसका शासन था, हो चिन मिन का शासन था। उनके नेतृत्व में वियतनाम के सदस्य जो थे वो अच्छी तरह से अपना शासन फैला रहे थे और पूरे उत्तर और दक्षिण को यूनाइट करना चाहते थे, जिसका फ्रांसीसियों को बहुत बड़ा उसका प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तो अब देखिए नई गणराज्य की चुनौतियां। फ्रांसीसी जो थे बाओदाई को अपना कठपुतली शासक किए थे, और वियतमिन जो फ्रांस ये जो लड़ाके थे वियतनाम के, उनके सदस्यों ने 8 साल तक लड़ाई की फ्रांसीसियों से, और कहाँ पे बियन फू के मोर्चे पर 8 साल तक लड़ाई की। और वो जो फ्रांसीसी सेना का जो सर्वोच्च कमांडर था हेनरी नवारे, उन्होंने 1953 में फ्रांसीसी विजय की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि वियतनामी लोग कभी भी जीत नहीं सकते हैं, इतने एडवांस है हम लोग कि कभी भी जीत नहीं सकते। लेकिन उसकी बातों को वियतनामी लोग ने 7 मई 1954 को बुरी तरह झुठला दिया, और फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के बहुत सारे लोग मारे गए और 16,000 के लगभग कैद कर लिए गए। तो इस तरह से देखते हैं कि इतनी शक्तिशाली फ्रांसीसी सेना होने के बाद भी वियतनामी कितने बहादुरी से लड़ रहे थे। उसके अलावा 1 जनरल, 16 कर्नल और 1749 अफसरों सहित क्या क्या पूरा कमांडिंग दस्ता को उन लोगों ने, वियतनाम के सदस्यों ने पकड़ लिया। फिर क्या हुआ, जिनेवा में शांति वार्ता हुई और वहां पे वियतनाम का विभाजन हो गया, और उत्तरी भाग में कौन बैठे, हो चिन मिन बैठे, और दक्षिणी भाग में जो पपेट रूलर बाओदाई को बैठाया गया। लेकिन वो जो बाओदाई को भी जो नेगो दिन है, इन्होंने दक्षिणी वियतनाम का तख्ता पलट दिया, यानी कि बाओदाई को हटा करके वो खुद भी गद्दी पर बैठ गया। और जो भी कम्युनिस्ट, क्योंकि उत्तरी भाग में कम्युनिस्ट हो चिन मिन का शासन था, तो जो भी लोग उसका विद्रोह करते तो उसको कम्युनिस्ट बोल के जेल खाने में डाल दिया जाता था, और बहुत ज्यादा उसको सताया जाता था लोगों को। वहां पे यातना से लोग त्रस्त हो गए थे। तो उसके बाद उत्तरी वियतनाम में जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट एनएलएफ की सहायता से जो शासन हुआ था वो बहुत ही ज्यादा प्रभावी था। तो उसको देखते हुए अमेरिका को घबराहट हुई। आप पहले जानते थे कि विश्व 2 ध्रुवों में बटा हुआ था। एक ध्रुव था अमेरिका जो पूंजीवादी ध्रुव कहा जाता था, और दूसरा ध्रुव था रशिया का, यानी कि जो साम्यवादी ध्रुव कहा जाता था। दोनों महाशक्ति में हमेशा टकराव होते रहता था। तो अमेरिका को बहुत ज्यादा घबराहट हो गई कि वियतनाम बुरी तरह इतना ज्यादा प्रभावी हो रहा है कि आसपास के सभी देशों में क्या कर देगा, साम्यवाद को फैला देगा, कम्युनिज्म को फैला देगा। तो इस तरह अमेरिका है युद्ध में प्रवेश कर जाता है बिना कुछ मतलब के ही, बिना इंटरेस्ट के ही, सिर्फ वो कम्युनिज्म को हटाने के चक्कर में वो क्या करता है, युद्ध में प्रवेश कर जाता है। और 1965 से लेकर 72 के बीच में अमेरिका के लगभग 3 करोड़ से अधिक सैनिक, जिसमें कितनी 7,484 से अधिक महिलाएं थी, इसमें आ जाती हैं, कूद जाती हैं। लेकिन फिर भी 47,000 के लगभग सैनिक मारे जाते हैं और 3 लाख से अधिक घायल हो जाते हैं। घायल मतलब स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं, बिल्कुल काम करने के लायक नहीं रहते हैं। ये युद्ध इतना ही ज्यादा भयानक था क्योंकि इसमें B-52 बम वर्षक विमान और नापाम और एजेंट ऑरेंज जैसे केमिकल्स का घातक जो रासायनिक पदार्थ है उनका प्रयोग किया गया था। फास्फोरस बम वगैरह का प्रयोग किया था। तो बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे जा रहे थे, बहुत ज्यादा नागरिक यहाँ पे मारे जा रहे थे। और मीडिया में भी जो है इसमें युद्ध में इसके समर्थन और विरोध में भी तरह तरह की बातें आ रही थी। इसके पे हॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में भी बनी जो कुछ इसके समर्थक में थी, जैसे ग्रीन बैरेट नाम का एक फिल्म था जो बहुत ज्यादा इसका समर्थन में दिखाया। उसके बाद जॉन फोर्ड की जो कपोला की फिल्म थी एपोकैलिप्स नाउ, ये 1979 में बनी, ये इसके विरोध में। तो 2 तरह की विरोधी इसमें हॉलीवुड की फिल्में बनी, मीडिया में भी तरह तरह की बातें आई।
इस तरह ये एक तरह से पहला युद्ध तो जो था, जो टेलीविजन पे इसको क्योंकि उसी समय टेलीविजन वगैरह भी आया था दुनिया में, तो टेलीविजन पे इसको लाइव प्रसारण किया गया। तो ये दुनिया का एक पहला युद्ध था जो टेलीविजन पे दिखाया गया। और अब हम देखते हैं कि हो ची मिन का किस तरह से भूल भुलैया वाला मार्ग था। ये आप देख रहे हैं कि उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम को जोड़ता हुआ किस तरह से ये मार्ग था। ये सिर्फ वियतनाम को होते हुए नहीं जाता था, ये लाओस और कंबोडिया को होते हुए वियतनाम में पहुंचता था। इस मार्ग से क्या हो ची मिन के भूल भुलैया मार्ग से क्या होता था, इसमें खाने पीने के सामान और सैनिक साजो सामान या सैनिक वगैरह भी इसे पास करते थे। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें फुटपाथों और सड़कों का विशाल नेटवर्क था। बहुत सारे छोटे छोटे मार्ग बने हुए थे और सड़क बने हुए थे, और देश के उत्तर से दक्षिण तक सैनिक और रसद या खाने पीने की सामग्री इसमें पहुंचाई जाती थी। 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 के सैनिक क्या करते थे, उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम की ओर आते थे। और मार्ग पर जगह जगह और छोटे छोटे सैनिक अड्डे, हॉस्पिटल वगैरह सब बने हुए थे, और ट्रक या फिर कुली के से सामान की ढुलाई की जाती थी। कुली के ज्यादातर औरतें होती थी जो 25 किलो तक अपने कंधे पे भार उठा लेती थी, या फिर साइकिल पर 70 किलो तक के ये लोग भार उठा लेते थे। तो हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत राष्ट्र और उसके नायक, इसमें हम देख रहे हैं कि जो औरतें होती थी वो नायक के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट की गई हैं, क्योंकि इन युद्धों में औरतों का बहुत ज्यादा योगदान है। तो इसमें हम देख रहे हैं विद्रोही औरतें में इसमें क्या है, चीन के मुकाबले जो वियतनामी औरतें होती हैं वो उनको ज्यादा स्वतंत्रता मिली हुई थी। यहाँ पे ज्यादा बराबरी का दर्जा मिला हुआ था। 1930 में जो नहात लिन की एक उपन्यास थी उस पे बहुत ज्यादा विवाद हो गया। इसमें किस तरह से जो नायिका है उसको दिखाया गया कि जब उसको अपनी पसंद के पुरुष से शादी नहीं किया जाता या जबरदस्ती दूसरे से शादी कराया जाता है तो उसे छोड़ करके वो एक राष्ट्रवादी नायक जो राष्ट्रीय युद्ध में लगा हुआ है उसके साथ वो शादी कर लेती है। तो इस तरह एक विद्रोही टाइप की औरत को दिखाया गया। इस पर बहुत विवाद भी हुआ इस उपन्यास पे। उसके अलावा जो गुजरे जमाने के नायक यानी कि पहले के जमाने के उनके इतिहासकार में जो भी औरतें थी उनको भी बहुत ज्यादा उस समय चित्रित किया जाने लगा। जैसे 1913 में राष्ट्रवादी नेता जो है फॉन बो चाई ने उन्होंने 1939 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध जंग छेड़ने वाली ट्रम्प जो बहनें हैं उनकी जीवनी पे बहुत ज्यादा लिखना शुरू की। ट्रम्प बहनों ने किस तरह से 30,000 सैनिकों की फौज तैयार की और किस तरह से उन्होंने लोहा लिया चीन से और चीन से बहुत ज्यादा ये लोगों ने मुक्त कराया वहां के लोगों को। उसके अलावा त्रियू अयू ये तीसरी सदी की एक औरत का चित्रण किया गया जो एक यतीम थी, अपने भाई बहनों के साथ बड़ी हुई और इसको देवी के रूप में वहां के सैनिक इसे देवी के रूप में इसको मतलब मानते थे और इस तरह उसमें चित्रित किया गया। तो इस तरह से साहित्यकारों, उपन्यासों और कलाकारों ने तरह तरह से औरतों को चित्रित किया। उसके अलावा अब हम देख सकते हैं योद्धा औरतें। अब और 1960 के दशक में प्रिंट मीडिया आ गया, टेलीविजन आ गया, जो भी आ गया, तो उसके बाद इसमें जो पत्र पत्रिकाओं में जो तस्वीर छपने लग गई तो इसमें हवाई जहाज गिराते हुए जो हाथ में गोले बम लिए हुए हवाई जहाज, अमेरिका के हवाई जहाजों को गिराती थी। उसके साथ साथ राइफल चलाने वाली औरतों को भी चित्र प्रकाशित होने लगे पत्र पत्रिकाओं में। उसके बाद ये न्यूगेन थी, सुहान जो थी, इन्होंने इनके पास सिर्फ 20 गोली थी लेकिन उन्होंने क्या किया, अमेरिका को जो जेट विमान था उसको किस तरह से गिराया। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं हो चिन मिन मार्ग पर जो भूल भुलैया वाला जो मार्ग था उसमें 1965 से 75 तक लगभग 70 से 80% कौन थी, औरतें ही थी जो सारा मोर्चा संभाल रही थी युद्ध का। तो और वियतनामी सेना और मिलिशिया और स्थानीय दलों, पेशेवर दस्तों, इन सब में 15 लाख से भी अधिक औरतें काम कर रही थी। इस तरह देखते हैं कि वियतनाम का युद्ध जो अमेरिका जैसे इतने शक्तिशाली राष्ट्र के साथ लड़ा गया, फ्रांसीसी भी साथ में थे, उसके बावजूद भी वियतनामी लोग किस तरह से जीतते हैं, इनमें औरतों का बहुत बड़ा योगदान है। और इसके जब योद्धा औरतें जब शांति का समय आया तो औरतों को हथौड़ा वगैरह चलाते हुए या फिर वर्कर के रूप में दिखाया गया। जब युद्ध की समाप्ति हुई
तो ये ऐसा युद्ध, जैसे मैं पहले भी बताया कि ये पहला टेलीविजन युद्ध था और इसमें बहुत तरह के लोग, जैसे मैरी मैकेंजी हैं, जेन फोंडा हैं, नॉम चॉस्की हैं, इन्होंने वियतनामी लोगों की देशभक्ति की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की, बहुत इनके बारे में बहुत कुछ लिखा, कलाकारों के रूप में चित्रित किया। तो इन इतने जुझारू रूप से लड़ते हुए 30 अप्रैल 1975 को एनएलएफ के जो लोग हैं, नेशनल लिबरेशन फ्रंट के लोग हैं, उन्होंने क्या किया, जो राष्ट्रपति के महल है उस पर कब्जा कर लिया। इस तरह से वियतनाम गणराज्य की एक्चुअल रूप में स्थापना हुई, यानी कि 30 अप्रैल 1975 को वियतनाम एक राष्ट्र के रूप में आ गया।